हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो HUF के बारे में, और आप लोगों ने देखा और मैसेज किया, अच्छी बात है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आज हम लोग बनाएंगे पार्टनरशिप के बारे में। एक वीडियो देना है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह 11th क्लास के लिए बेसिक वीडियो है, ताकि इसमें 11th में इंट्रोडक्शन ज़्यादा मायने रखता है। मगर जब 12th का वीडियो इसी चैप्टर का होगा तो 12th क्लास में उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस और फीचर जिसको कहते हैं, महत्व और विशेषता, इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। साझेदारी के बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। साझेदारी में नए और पुराने नियम में क्या डिफरेंस हुआ है, आज वो भी बताएंगे एक नए अंदाज में। तो चलिए साझेदारी के बारे में कुछ सीखते हैं। तो ठीक वही बात, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमको भी बनाने में अच्छा लगेगा। चलिए तो आइए देखते हैं। पहला, साझेदारी, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। साझेदारी का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक आदमी किसी काम को करता है, व्यवसाय को करता है, और उनका ऑब्जेक्ट लाभ कमाना होता है, उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। जैसे हम और आप मान लीजिए, या XYZ 3 आदमी मिलकर छठ के अवसर पर नारियल खरीद के लाता है और गांव में बेचने का काम करता है, तो उनका जरूर प्रॉफिट उसमें निहित होगा। तो इस काम को हम साझेदारी कहेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। पर वही हम लोग सोचते हैं कि चलिए 5-10 आदमी गांव में कुछ पैसे जमा करते हैं, और जो कोरोना के कारण जिनका काम ठप बन गया है उनको घर तक रोटियां बना के पहुंचवाते हैं, उनको दवा की व्यवस्था करते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये संगठन जो बनेंगे, ये इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, अतः यह पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। समझ गइएगा। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? साझेदारी का मतलब होता है एक व्यवसायिक संगठन के प्रारूप है, जिसमें दो या दो से अधिक आदमी, यानी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जिसमें 2 और मोर पर्सन एग्री होते हैं, आते हैं। याद रखिएगा, एकाकी व्यापार के बाद ही साझेदारी व्यापार की नींव पर, यानी पहले जो था सोल ट्रेड था, और सोल ट्रेड के बाद क्या आया? पार्टनरशिप आया। इस पार्टनरशिप में कहिएगा कि इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना और आपस में बांटना, अकेले नहीं रखना। आगे हम एक साझेदारी बिजनेस जो है 1932 के अनुसार, यानी 1932 अधिनियम के अनुसार रेगुलेट होती है। अब आइए, जहाँ पे भी अधिनियम होगा तो उसका डिफिनीशन होगा, डिफिनीशन होगा तो उसका कोई ना कोई सेक्शन होगा। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में, यानी सेक्शन 4 में इसका डिफिनीशन दिया हुआ है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। क्या करता है? 2 आदमी अधिक के लिए। इसका मतलब कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य का एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया। लाभ क्या करना है? बांटने का समझौता किया। क्या बोले हम? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक रिलेशन है, संबंध है, बिटवीन पर्सन, आदमियों के बीच, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो सहमत होते हैं किसके लिए? लाभ बांटने के लिए, ऑफ द बिजनेस, किसका लाभ? बिजनेस का जो लाभ है उसको बांटने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब आगे हुआ जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चलाता है। ठीक है, तो राइट नाउ कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? लिखिएगा, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। यह परिभाषा किसका है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आप समझ गए होइएगा। 1932 में जो आपको कोई भी बिजनेस होता है और लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ फीचर जरूर है। विदाउट फीचर का कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या बताइए? फीचर जब तक नहीं हो तो उस चीज़ को कोई तो रुमाल खरीदेगा ही नहीं, बिजनेस क्यों लेगा। चलिए, साझेदारी की क्या विशेषता है? साझेदारी की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, एक से अधिक व्यक्ति का होना, मोर देन 1 पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति का होना। कहता है किसी भी साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, एक से अधिक होगा ना, साझेदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। आप कोई अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं चला सकता। पुराने किताब में, इसको अब नया वाले में नहीं लिखेगा, जब पुराने यानी 2019 से पहले जो किताब था
उसमें दिया था कि साझेदारी के दो काइंड से, एक बैंकिंग और एक जनरल, और मैक्सिमम पार्टनरशिप इन बैंकिंग में था 10 और जनरल में था 20। अब ये बात क्रैश कर दी गई, ख़त्म कर दी गई है। अब साझेदारी में अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होंगे। कितने पर्सन होंगे? 50। और कम से कम कितने होंगे? 2। ये लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और उस विकल्प में 2 भी रहता है। तो बैंकिंग साझेदारी हो या सामान्य साझेदारी हो, जनरल हो या बैंकिंग हो, मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? 50। नंबर 2 विशेषता है इसका, व्यवसाय का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। मतलब साझेदार तभी कहा जा सकता है जब उन्होंने किसी व्यवसाय को चलाया। मैं साझेदारी तभी होगी जब बिजनेस चलाना हो और व्यवसाय का अस्तित्व हो। दूसरी बात है कि व्यवसाय कैसा हो, तो व्यवसाय लीगल हो, यानी वैधानिक व्यवसाय हो। जैसे बिहार में दारू बेचना लीगल नहीं है, अपराध है। गुजरात में अपराध है, दिल्ली में दारू बेच सकते हैं, यूपी में दारू बेच सकते हैं, नहीं। तो बिहार में कोई आदमी 4-5 आदमी मिलकर दारू बेचने लगे तो ये गलत काम है। आपको वही काम करना होगा जिसकी अनुमति हमारा सरकार, लोकल अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों देता हो, ठीक है ना। तो कोई चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करता है पर स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसअलाउ कर देता है, जैसे बिहार में दारू हो गया वगैरह। तीसरा नंबर में अनुबंधित संबंध। अनुबंधित संबंध का मतलब होता है साझेदारी का निर्माण किसी न किसी काम के लिए होता है। साझेदारी के मध्य अनुबंध का होना जरूरी है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है किसी भी फर्म के साझेदार नहीं बन सकते हैं। माइनर, पागल, कानून अयोग्य घोषित किया जाता है। मगर यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। ये जो क्वेश्चन किताब दिया है इसे 100% हम सहमत नहीं हैं। साझेदारी में कहता है कि एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर जो है वो कंपलसरी नहीं है, ऐच्छिक है। मतलब आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, पर झंझट होने की दशा में, विवाद होने की दशा में लिखित समझौता मान्य है। इसका मतलब हो गया कि एग्रीमेंट रिटेन और ओरल दोनों होता है, शुड बी रिटेन और ओरल दोनों। साझेदारी समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। और एक माइनर भी एजेंट पार्टनर बनता है। वो कैसे बनता है, अभी हम जब बात आ गई तो आगे आपको हम इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। चलिए आगे, इनका ऑब्जेक्ट जो होता है, नेक्स्ट उद्देश्य विशेषता में इसको लिखेंगे, लाभ कमाना और आपस में बांटना होता है। इसका कारण ये है कि साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों का प्रॉफिट मिला होता है। तो जब सभी साझेदारों का प्रॉफिट है तो उसमें उसके प्रॉफिट पर भी सभी का हक होगा। एक आदमी से प्रॉफिट को लेके भाग नहीं सकता, वरना उससे FIR हो जाएंगे। चलिए तो क्या बताएं, लाभ कमाना और उसे आपस में बांटना है। और नेक्स्ट है 5 में, वो स्वामी एवं एजेंट का संबंध। स्वामी एजेंट के संबंध का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक स्वामी अपने एजेंट द्वारा अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किसी नए अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार एक साझेदार अपने कार्यों से अन्य समस्त साझेदारों को बाध्य कर सकता है। इसीलिए वह क्या है, एजेंट और मालिक दोनों है। चलिए, तो ये था साझेदारी का वैधानिक लीगल पोर्शन था। और सामान्य लक्षण जो देखिएगा जो जनरल में होंगे, जिसको कहते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो याद होगा कि मैंने बताया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में, तीनों में अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है, दायित्व जो होता है ना असीमित होता है। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होते हैं जितना चाहे कैपिटल लगा सकते हैं और जितना चाहे काम कर सकते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता होती है, ये कंपनी में नहीं होता। तो नेक्स्ट क्या पर लिखिएगा आप, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित दायित्व। उसका देता है पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं हो सकता। अस्तित्व अलग न होने का अभिप्राय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ साझेदार पर भी लागू होता है। साझेदार चूंकि व्यक्तिगत आदमी का होता है, तो फर्म के साथ कोई धोखाधड़ी होगा तो उसका बंदा भी जेल जाएगा, यानी उसके साथ उसका संबंध, रिश्ता जुड़ा होता है। आगे कहता है ऑटोमस गुड फेथ, सदविश्वास। सदविश्वास मतलब होता है, सदविश्वास का होना बहुत जरूरी है। इस विशेषता के अभाव में साझेदारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सदविश्वास का अर्थ यह है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाली बातों को जानकारी देंगे। देखिए, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो आपस में इतना कोऑर्डिनेट होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं, जिससे कि उनका ऑब्जेक्ट मेन होता है फर्म को चलाना और लाभ कमाना। तो किसी भी चीज़ को सेपरेटली गुप्त नहीं रखते, उसको वो सबको बताते ही हैं। चलिए, तो ये समझ गए, तो इसको आप लोग
लिख लेंगे। आगे है साझेदारी के बारे में, सामान्य साझेदारी, बैंकिंग साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी, इस सब आपको 11th में नहीं पूछना है। आइए, साझेदारी व्यवसाय का लाभ क्या है? तो एकाकी को व्यवसाय यानी सोल ट्रेड को सिचुएशन स्थापित करना जितना आसान है, ठीक उतना ही एकाकी व्यापार को भी स्थापित करना आसान है, नहीं? तो इसके लाभ को समझ लीजिए, इसलिए कि लाभ पूछेगा कभी नहीं। इसका लाभ है स्थापना में आसानी, इजी टू फॉर्मेशन, जैसे एकाकी व्यापार तो वही लिखेगा, इसमें ज़्यादा लीगल काम नहीं करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, इससे साझेदारी का स्थापना करना भी आसान है। संतुलित निर्णय होता है, पार्टनर सामने में होता है, इससे निर्णय लेने में आसानी होती है। अधिक वित्तीय साधन, एकाकी व्यापार से बेचने वाले सोल ट्रेड से चूँकि व्यक्ति ज़्यादा होता है तो कैपिटल भी यहाँ ज़्यादा होगा। जोखिम का बंटवारा, चूँकि आदमी ज़्यादा होता है तो बिजनेस एक आदमी पर रिस्क नहीं गिर के ज़्यादा आदमी पर रिस्क होता है। गोपनीयता, आदमी चूँकि 2 3 4 होता है और उसको फर्म का भला बुरा पता होता है, तो जो चीज़ चाहता है कि बाहर मैसेज नहीं जाए तो गोपनीयता भी बना रहता है, मगर अपेक्षा सोल ट्रेड से कम गोपनीय होता है। चलिए, साझेदारी व्यापार के लिमिटेशंस क्या है? ये लिमिटेशन 11th के लिए नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। 2 मिनट बता देते हैं। लिमिटेशन मतलब होता है सीमाएं। पहला लिमिटेशन है जिस चीज़ में कुछ गुण होंगे उसमें कुछ दोष भी हैं। पहला असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो साझेदारी व्यवसाय में दायित्व चूँकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, जिसके कारण नुकसान होने पर कभी कभी बिजनेस बंद भी हो जाता है। नेक्स्ट, सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। व्यक्ति 2-4 होने के कारण कंपनी की अपेक्षा इनकी रिसोर्सेज कम होता है। नेक्स्ट है समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का अभाव। कहता है क्वेश्चन में कि साझेदारी की सफलता आपसी समझ बूझ पर विश्वास एवं सहयोग पर निर्भर करता है, परंतु जहाँ भी अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ विचारों में भिन्नता होगी, परिणाम से उसमें झगड़े भी होंगे, अतः समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। नेक्स्ट, निरंतरता का अभाव। साझेदारी का अस्तित्व बहुत ही अनिश्चित होता है। जैसे यदि किसी फर्म के दो ही साझेदार हो और एक मर जाता है या दिवालिया हो जाता है तो साझेदार व्यवसाय समाप्त हो जाता है और सोशल लैकनेस होता है, सामाजिकता की हानि हो जाती है। जनता के विश्वास का अभाव। कंपनी की भांति साझेदारी व्यवसाय के वार्षिक खातों पर जनता का विश्वास कम होता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि उपरोक्त सीमाओं का यानी लिमिटेशन का अध्ययन करने के पश्चात हम पाते हैं कि इसके गुण इससे काफ़ी अच्छे हैं और ज़्यादा है, अतः साझेदारी व्यवसाय बुरा नहीं, इसे करना चाहिए। आइए, एक क्वेश्चन एक बार पूछा था, 12th में पूछा था कि साझेदारी व्यापार और एकाकी व्यापार में क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप? तो आइए, पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और एकाकी में कम से कम 1 व्यक्ति होते हैं। दूसरा नंबर, साझेदारी में अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होते हैं, सोल ट्रेड में अधिक से अधिक भी 1 ही व्यक्ति होते हैं। दूसरा, साझेदारी में एग्रीमेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, एकाकी व्यापार में एग्रीमेंट का होना असंभव है। साझेदारी में लाभ कमाना और आपस में बांटना है, एकाकी में चूंकि व्यक्ति की संख्या 1 होता है, अतः लाभ बांटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। साझेदारी व्यापार में उसका मैनेजमेंट एक या एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और एकाकी व्यापार में केवल और केवल 1 व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। कैपिटल, फर्म के सभी साझेदार पूंजी लगाते हैं, अतः वित्तीय साधन ज़्यादा होता है। सोल ट्रेड में 1 ही व्यक्ति कैपिटल लगाता है तो वित्तीय साधन कम होते हैं। चलिए, इतना लिख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आ जाते हैं। साझेदार जो होता है ना, एक सक्रिय साझेदार होता है, एक निष्क्रिय साझेदार होता है। मान एक्टिव पार्टनर है, नॉन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब वो है जो फर्म में काम करता हो, उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर कहते हैं। हाँ, एक्टिव पार्टनर को अलग से कुछ रेमुनेशन मिलेगा नहीं, ये साझेदारी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते पैसा देने के लिए, ठीक है? तो ये पूछता कभी नहीं, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। एक टॉपिक मैंने बोला था कि अवयस्क एक साझेदार के रूप में, सेक्शन 34 पीछे बोला था ना कि अवयस्क, पागल, दिवालिया साझेदार नहीं बन सकता। मैंने बोला था कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आइए बताते हैं अवयस्क का मतलब हमारे इंडिया में क्या है। इंडिया में अवयस्क का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। नहीं, हम वयस्क हैं और जो 11th के स्टूडेंट होंगे अवयस्क होंगे, अभी माइनर होंगे। तो कहता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। चलिए, तो 1932 की धारा 30 के अनुसार कोई भी अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है। क्लियर रखिए, नहीं हो सकता है, कोई भी अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता है। हर कानून जो है ना अपना तौर खुद लिखता है, किंतु सभी साझेदारों की सहमति से उसे लाभ में साझेदार बनाया जा सकता है। यानी इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि एक अवयस्क साझेदार हो तो
हो सकता है, लेकिन उसे पूर्ण साझेदार नहीं कहा जा सकता है। यानी लाभ होगा तो वो मेंबर रहेगा, हानि होगा तो वो नहीं देगा बल्कि दूसरे पार्टनर्स देंगे, ठीक ना। यानी हानि में उसको साझेदार हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब अवयस्क पार्टनर को क्या क्या राइट्स हो जाएंगे? पहला, लाभ व संपत्ति पाने का अधिकार, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स, प्रॉफिट एंड एसेट्स पाने का उसका राइट हो जाएगा। दूसरा है कि राइट टू द इंस्पेक्ट ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट, वह जो पार्टनरशिप का जो बुक है, जो लेखा पुस्तक है, उसको वह देख सकता है। राइट ऑफ द फाइल सूट, मुकदमा दायर करने का अधिकार उसको है। फर्म में रहते हुए उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होता, याद रखिए। जब फर्म को छोड़ेगा तब वो फर्म पे एफआईआर कर सकता है। दूसरा है अवयस्क साझेदार के उत्तरदायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कहता है कि असीमित दायित्व साझेदार की एक मुख्य विशेषता है और इसका अर्थ आवश्यकता पड़ने पर फर्म के दायित्व चुकाने के लिए साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति भी उपयोग में लाई जा सकती है। लेकिन यह बात अवयस्क साझेदार पर लागू नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जमीन नहीं बेच सकता है। देखिए कितना बड़ा फायदा है, गाइस समझ गए। एक टॉपिक आता है आगे, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अच्छा एक बात और है, जब साझेदार अवयस्क होगा और मान लीजिए 17 साल में नौकरी ज्वाइन किया था, 1.5 साल में व्यस्क हो जाएगा, तो व्यस्क होने पर उसको 6 महीने के अंतर्गत उसको प्रूफ देना होगा साझेदारी को और बताना होगा कि अब हम जवान हो गए हैं, व्यस्क हो गए हैं, ये सूचना नहीं छुपाना, ठीक है। तब वो सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हानि और लाभ दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा। साझेदारी संलेख क्या, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में तो बढ़िया रखिए, ए रिटन एंड ओरल डॉक्यूमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मतलब साझेदारों के बीच लिखित या मौखिक समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। यह क्या है, एक नियमों की सूची है, नियमों की सूची में साझेदारी संलेख होता है। अब नियमों की सूची मतलब क्या होगा, कौन पार्टनर है, साझेदारों के नाम। दूसरा नंबर साझेदारों के पता। तीसरा नंबर साझेदार द्वारा लगाई गई कैपिटल की अमाउंट। चौथा, साझेदार द्वारा किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसका सूचना होगा। कौन पार्टनर कैसे फॉर्म में एंट्री मारेगा, जाते समय उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा वगैरह। साझेदारों का कमीशन वेतन दिया जाएगा नहीं, दिया जाएगा तो उसका रेशियो परसेंटेज क्या होगा। साझेदार अगर फर्म को लोन देता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर फर्म से कोई चीज़ लेता है तो उसका वसूली का रूल्स क्या होंगे। आहरण पर ब्याज कितने होंगे। प्रवेश और रिटायरमेंट कैसे होंगे। साझेदारी फर्म को बंद करेंगे तो उसका अंत करने का, डिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा। और ख्याति का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन और गुडविल कैसे करेंगे। ये सब चीज़ पार्टनरशिप डीड में दिए होते हैं। आगे साझेदारी की स्थापना और पंजीयन। चलिए, कोई भी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले फर्म का नाम नंबर 1 में लिखिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं। फर्म का नाम, फर्म का व्यवसाय अथवा कारोबार आप क्या करते हैं। अन्य स्थानों में जहाँ फर्म व्यवसाय चलाते हैं उसका प्लेस का एड्रेस देना होगा। साझेदारों का पूरा नाम व पते ले देना होगा। साझेदार के फर्म के प्रवेश करने की तिथि देनी होगी, अवधि इत्यादि। रजिस्ट्रेशन का लाभ कुछ नहीं। अब इस चैप्टर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिख लीजिए। पहला, साझेदारी को परिभाषित करें, डिफाइन पार्टनरशिप। दूसरा, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या है। तीसरा, व्हाट डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में क्या अंतर है। नेक्स्ट, साझेदारी की क्या सीमाएं हैं और राइट द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर, साझेदारी की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, लक्षण। इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अब सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बहुत जल्द। आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर हमको शेयर करिएगा और हमको बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए अलग से अच्छा वीडियो बना सकूं। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, वो जरूरी है, वो करेंगे तब जाके मुझे बनाने में भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही।